लेट्स डू अ वेरी क्विक रिविजन ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग SA 530. ठीक है ना. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑडिट सैम्पलिंग. तो अगर हम एक पॉपुलेशन में जिसके बारे में हमें कंक्लूजन निकालना है उसके 100% आइटम्स को चेक करने की जगह लेस दैन 100% ऑफ द आइटम्स चेक करें, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट सैम्पलिंग. नाउ बिकॉज हमें ऑडिट में सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 100% चेकिंग कर सके एंड ऑडिटर विल हैव टू रिसोर्ट टू ऑडिट सैम्पलिंग. ओके. नाउ ऑडिट सैम्पलिंग करने के कुछ स्टेप्स होते हैं दैट वी हैव टू कंसिडर. ओके. व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट थिंग इस जो पॉपुलेशन है जिसके बारे में हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, जिससे हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ टू सी कि वो पॉपुलेशन ठीक हो. तो वी विल सी whether the population is appropriate, it is complete and it is reliable. Once we know कि हाँ जो population है जिससे हम सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है, तभी हम आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेप वुड बी टू चेक द पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज़ टू देन अंडरस्टैंड कि अच्छा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हमें इतना सैम्पल साइज चाहिए. ओके. नाउ व्हाट डज SA 530 से? SA 530 सेज कि यार सैम्पल साइज इतना होना चाहिए कि सैम्पलिंग रिस्क इज एक्सेप्टेबली लो. व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क? सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क कि जो ऑडिटर का कंक्लूजन होगा ना बेस्ड ऑन सैम्पल वो डिफरेंट है. अगर वो पूरी पॉपुलेशन टेस्ट करता तो अलग कंक्लूजन आता, बट क्योंकि हमने पूरी पॉपुलेशन तो टेस्ट नहीं की, हमने सिर्फ सैम्पल को चेक किया, इसलिए हमारा कंक्लूजन अलग आया. दैट रिस्क इज सैम्पलिंग रिस्क. नाउ हम क्या चाहते हैं? दैट सैम्पलिंग रिस्क शुड बी सफिशेंटली लो. तो आवर सैम्पल साइज शुड बी सच कि सैम्पलिंग रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो. ओके. देन वंस वी अंडरस्टूड इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें इतना सैम्पल सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट थिंग वुड बी एक्चुअली सिलेक्टिंग आइटम्स टू बी इन द सैम्पल. ठीक है. अब सैम्पल सिलेक्ट करने के वैसे कई सारे तरीके हैं. व्हाट डज अगेन SA 530 एक सिंपल चीज़ कहता है कि किस तरीके कौन सा मेथड लगाओ, दैट यू कैन चूज. बट जो भी मेथड लगाओ every item should have some chance of being selected to the sample. ये चांस हो सकता है इक्वल हो सकता है हाई हो सकता है लो हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ऐसा कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए इन द पॉपुलेशन जिसका चांस ऑफ सिलेक्शन इज़ ज़ीरो. बिकॉज इफ़ दैट्स द केस तो मैनेजमेंट को भी कभी ना कभी पता चल जाएगा कि ऑडिटर ये चीज़ तो कभी सिलेक्ट करेगा नहीं, एंड देन मैनेजमेंट वहाँ पे किसी तरह का मैनिपुलेशन कर सकती है. तो ऑडिटर अपनी मर्जी से अपने रिस्क असेसमेंट अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये डिसाइड करेगा कि किस मेथड से हम सैम्पल सेलेक्ट करेंगे. बट जो भी मेथड हो उसमें एवरी आइटम शुड हैव some chance of being selected to the sample. Now क्या तरीके होते हैं? दो तरीके की मेजरली सैम्पलिंग होती है. एक होती है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है? जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिकल थियोरी का यूज़ कर रहे हैं. व्हाट इज़ द अपसाइड ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? कि वो ज़्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव है. ये कुछ एडवांटेज है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के. अगर हमारे पास होमोजेनस पॉपुलेशन है, होमोजेनस मतलब एक तरह के आइटम्स है विद इन दैट पॉपुलेशन, वी विल यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वेयर ईच आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड टू द सैम्पल. यूजुअली ऐसी होमोजेनस पॉपुलेशन तो होती नहीं है. हमारे पास कैसी पॉपुलेशन होती है? हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनस मतलब जिस पॉपुलेशन में आइटम्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. हेट्रोजेनस पॉपुलेशन के केस में वी यूज़ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफिकेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? अपनी बड़ी सी हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को होमोजेनस सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं.
उन सब ग्रुप का नाम होता है स्ट्रैटा। ओके, हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। हम हर स्ट्रैटम में से रैंडम सैम्पलिंग कर लेंगे एंड देन हम सारे सब ग्रुप्स के सैंपल को मिला के हमारे पास पॉपुलेशन से सैंपल निकल जाएगा। दैट्स कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये दो तरीके होते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करने के। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है? वेयरइन हमने कोई मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं किया इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द सैम्पल। इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक होती है मॉनिटरी यूनिट। मॉनिटरी यूनिट का दूसरा नाम होता है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। इसमें क्या होता है? हम सैम्पल ऐसे डिज़ाइन करते हैं such that higher value items have a greater chance of being selected to the sample। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वेट असाइन कर देंगे wherein low value items have lower weight and high value items have higher weight and then हम probability weighted average ले लेंगे। okay, we take the weighted average and then our sample will be made up more of high value items and less of low value items। इसको कहते हैं मॉनिटरी यूनिट सिलेक्शन। हैफेज़ार्ड सैम्पलिंग क्या होती है? जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है। ऑडिटर सेज कि अच्छा मार्च के 3rd वीक के चेक कर लो, इनवॉइसेस इस ये वाले दिन के चेक कर लो, इससे ज़्यादा आइटम के चेक कर लो, इस कस्टमर के चेक कर लो। दैट्स हैफेज़ार्ड वेयर देयर इज़ नो स्ट्रक्चर टेक्निक। ओके, ब्लॉक सिलेक्शन द ओनली नॉट रेकमेंडेड मेथड, ठीक है, इज़ ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन में क्या होता है? हम आइटम्स को एक सीक्वेंस में लगाते हैं। लेट्स से इनवॉइसेस को लगाया क्रोनोलॉजिकली, मतलब टाइम वाइज या फिर सीक्वेंस नंबर वाइज, और उस पूरे सीक्वेंस में से एक ब्लॉक हमने सिलेक्ट कर लिया। दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, है ना। जैसे हमने इनवॉइस को सीरियल नंबर वाइज लगाया एंड देन आई से कि 1 से 1.5 लाख तक के इनवॉइस को चेक कर लो। ओके, दैट्स ब्लॉक सिलेक्शन। दैट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ सैम्पलिंग। इसको 530 खुद ही कहता है इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, ICI ऑल्सो सेज इट्स नॉट रिकमेंडेड। एक और तरीका होता है इंटरेस्टिंग सा, जिसका नाम है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? लेट्स से एक पॉपुलेशन में कुल मिला के 100 आइटम्स हैं, ठीक है, एंड मी एज ऑडिटर आई थिंक कि मेरे को 20 आइटम्स को चेक करना है। तो मैं 100/20 करूँगी तो आएगा 5। दिस इज कॉल्ड एन इंटरवल। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? आइटम्स इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जितना सैम्पल साइज चाहिए, यू गेट द इंटरवल। अब फर्स्ट इंटरवल से रैंडम सैम्पलिंग करो, मतलब 1 to 5 आइटम्स लो और उसमें से सिलेक्ट एनी वन एट रैंडम। से मैंने रैंडमली सिलेक्ट करा 3rd आइटम। अब क्या करो? 3rd आइटम में अपना इंटरवल ऐड करते रहो टू अराइव एट ईच सब्सिक्वेंट सैम्पल। मतलब इसमें 5 ऐड करेंगे तो मेरा सैम्पल क्या बनेगा? 3rd आइटम, 8th आइटम, 13th, 18th, 23rd, 28th एंड सो ऑन। मैं ऐसे करते रहूँगी तो जो लास्ट 98th आइटम करके आई विल गेट 20 का सैम्पल साइज। दिस इज सिस्टमैटिक या मिक्स्ड सैम्पलिंग। नाउ ऐसे 530 says कोई भी एक तरीका लो एंड उससे अपना सैम्पल्स सिलेक्ट कर लो। वंस यू सिलेक्टेड द सैम्पल, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग यू डू? अपने ऑर्डर प्रोसीजर्स लगाओ। अगर उस सैम्पल पे नहीं लगा रहे तो रिप्लेस करके किसी और सैम्पल पे लगाओ। व्हेन इज़ रिप्लेसमेंट फेयर? कभी कभी ऐसा होता है, लेट्स से मैंने डेटर्स में से एक डेटा को सिलेक्ट करा फॉर सेंडिंग आउट एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, देन आई वेंट टू द मैनेजमेंट कि सेइंग कि सर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन बना दो, एंड द मैनेजमेंट टेल्स मी कि इसके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, हम इसको नहीं भेज पाएंगे एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। फेयर इनफ, है ना। मेरा जो इंटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर है वो उस सिलेक्टेड आइटम पे नहीं लग पा रहा। व्हाट डू? आई विल ब्रिंग अनदर डेटा, है ना, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट आइटम। तो अपना आइटम रिप्लेस कर लो। लेकिन सपोज़ मैं रिप्लेसमेंट आइटम के साथ गई, उन्होंने कहा इसको भी नहीं भेज सकते, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो अपना इंटेंडेड प्रोसीजर तो नहीं लग पा रहा ऑन द ओरिजिनली सिलेक्टेड आइटम और ऑन द रिप्लेस्ड आइटम, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा लेते हैं। तो
तो आई टेल द मैनेजमेंट कि सर ठीक है, आप मेरे को इसको जो सेल करी थी वो दिखा दो, इससे अगर पैसे आए हैं तो वो दिखा दो. एंड द मैनेजमेंट सेज के वो भी नहीं है मेरे पास, तो आई कांट सेंड एन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. ना मैं इसके जो सेल करी वो दिखा सकता हूँ, ना इन्होंने पैसे दिए हैं, है ना. तो ना इंटेंडेड प्रोसीजर लग रहा, ना कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लग रहा. तो फिर क्या करें? देन वी थिंक यार ये तो मिसस्टेटमेंट है, देन कुछ तो गलती कर रहे हैं ये लोग डेटर्स में, इनका डेटर का बैलेंस ठीक नहीं है. ओके, यस. वंस यू आइडेंटिफाइड अ मिसस्टेटमेंट लाइक दिस, अब आपको क्या करना पड़ता है? अब हमने क्या करा, सैम्पल को स्टडी करा एंड वी आइडेंटिफाइड अ मिसस्टेटमेंट. लेकिन हमें कंक्लूजन जो फॉर्म करना है या ओपिनियन जो देना है, दैट्स अबाउट द होल पॉपुलेशन. तो व्हाट विल वी हैव टू डू? वी विल देन हैव टू सी कि अगर सैम्पल में इतना मिसस्टेटमेंट है तो पूरे पॉपुलेशन में कितना मिसस्टेटमेंट होगा. इस प्रोसेस का नाम होता है प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट. Once you have found out that there is a misstatement in the sample, आपको उसको पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. प्रोजेक्शन करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि मिसस्टेटमेंट हुआ क्यों. अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉज ऑफ द मिसस्टेटमेंट, ताकि हम इसे प्रोजेक्ट कर सकें. बेस्ड ऑन नेचर या कॉज मिसस्टेटमेंट क्यों हो सकता है? एरर की वजह से, फ्रॉड की वजह से. एक और मिसस्टेटमेंट हो सकता है, हम कह रहे हैं कि यार मैनेजमेंट सेइंग एक्सेप्शन है, मतलब ये ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, बस ये एक ही बार मिसस्टेटमेंट हो गया. ठीक है. नाउ हाउ डू वी प्रोजेक्ट अ मिसस्टेटमेंट दैट हैज़ अकर्ड बिकॉज ऑफ एन एरर? तो यू आइडेंटिफाई कि वो एरर क्या है. लेट्स से डेटर बैलेंस में एक पर्टिकुलर दिन के रिकॉर्डेड डेटर्स गलत हैं. तो यू आइडेंटिफाई इन द पॉपुलेशन कितने आइटम्स हैं दैट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें सेम व्हाटएवर यूज़र नेम है जिससे वो डेटर रिकॉर्ड हुए, या उस दिन की डेट है जिस दिन डेटर्स गलत रिकॉर्ड हो गए. एंड उन सब आइटम्स पे वो मिसस्टेटमेंट प्रोजेक्ट कर दो, है ना. कि अच्छा ये यूज़र नेम से डेटर्स गलत रिकॉर्ड हो गए थे, तो ये यूज़र नेम जिस भी आइटम में है वो सारा मिसस्टेटमेंट है. दैट्स वन थिंग. अगर फ्रॉड की वजह से मिसस्टेटमेंट, यू थिंक कि मैनेजमेंट ने डेटर्स को ओवरस्टेट करा है सो दैट उनके एसेट्स ओवर वैल्यूड दिखे, देन व्हाट डू वी डू? आपको अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की असेसमेंट को चेंज करना पड़ेगा. एंड देन यूल थिंक कि मैनेजमेंट रिलायबल नहीं है, तो अच्छा और एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, जैसे मैनेजमेंट ने जो रिटन रिप्रेजेंटेशन दिए या मैनेजमेंट ने जो बाकी एविडेंस दिया, उनके ऊपर हमें क्या करना है. वील हैव टू थिंक अबाउट दैट. एंड अल्टीमेटली वील हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम किस तरह का ओपिनियन दे सकते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर हमें सफिशिएंट डाउट हो जाए अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, देन वी मे हैव टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑल्सो. ठीक है. What if you find a misstatement in the sample and you ask and you are trying to understand कि ये misstatement क्यों हुआ, and management tells you कि ये एक exception या anomaly है. What is an anomaly? is something जो एक ही बार हुआ, कि ये बार बार नहीं हुआ है, ये एक ही misstatement था और आपको ये मिल गया. Now that's very bad luck. That's not something that is going to happen a lot. What do you have to see? कि अगर वो सचमुच अनोमली है, if you are highly certain that it does not recur in the population more than once, तो ठीक है, we will not project that misstatement and we'll say कि हाँ जितना misstatement मिला उतना ही है. But for doing that you have to be extremely sure that the misstatement is in fact an exception. Okay, these are the steps जिससे हम ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं. वंस वी प्रोजेक्टेड द मिसस्टेटमेंट्स, हम फाइनली
कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट द पॉपुलेशन। व्हाट इफ तो हमने ये सब कर लिया एंड देन वी थिंक कि मे बी द कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशंस आर नॉट राइट, ठीक है, वी थिंक कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि हमने अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स ड्रॉ करे with respect to the population, then what do? You revise NTE, you select a larger sample and ये सारा काम वापस करो, ठीक है। इफ़ यू थिंक कि आपने सैम्पलिंग करके अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन ड्रॉ नहीं करे, then auditor will have to revise NTE and redo this whole process again, okay? ठीक है। नाउ इस ऐसे में एक और चीज़ है विच इज़ वेरी रेलिवेंट मोर फ्रॉम एग्ज़ाम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, इस सैम्पलिंग रिस्क के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो वॉट एवर आई टोल्ड यू, सैम्पलिंग रिस्क इज़ द रिस्क कि द कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैम्पल डिफरेंट है फ्रॉम द कंक्लूजन द ऑटर वुड हैव ड्रॉन अगर पूरे पॉपुलेशन पे सेम प्रोसीजर लगाते, एसेंशियली मीनिंग कि क्योंकि तुमने सैम्पलिंग करी इसलिए तुमने गलती कर दी, अगर तुम पूरा पॉपुलेशन टेस्ट करते तो गलती नहीं होती, दैट इज़ सैम्पलिंग रिस्क। अब हमने सैम्पलिंग रिस्क के बारे में क्या पढ़ा कि सैम्पल साइज शुड बी सफिशेंटली लार्ज कि सैम्पलिंग रिस्क लो हो, ठीक है। अब सैम्पलिंग रिस्क होने की वजह से गलती क्या होती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब व्हाट इफ हम इंटरनल कंट्रोल स्टडी कर रहे थे एंड ऑडिटर ने ये सोचा कि इंटरनल कंट्रोल तो बड़े अच्छे हैं जबकि असली में थे नहीं, या ऑडिटर ने ये सोचा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है जबकि था, देन व्हाट विल हैपन, ऑडिटर विल एंड अप एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एंड ऑडिट की इफेक्टिवनेस तो ख़त्म हो गई है ना, ऑडिट करने का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया, ओके। ऑन द अदर हैंड व्हाट इफ ऑडिटर थिंक्स कि कंट्रोल्स इतने अच्छे हैं नहीं जबकि ठीक ही थे, या ऑडिटर बिलीव्स कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जबकि है नहीं, तो क्या होगा, ऑडिटर विल हैव टू कीप कलेक्टिंग मोर एंड मोर एविडेंस एंड उसे बहुत सारा एडिशनल काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। अब इस पूरे चीज़ का मतलब क्या है, इसकी सैम्पलिंग रिस्क अगर ज़्यादा होता है तो या तो ऑडिट इनफेक्टिव होगी या इनएफिशिएंट होगी। नाउ दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है, विच इज़ वाई आवर सैम्पल साइज शुड बी सफिशिएंट सच दैट सैम्पलिंग रिस्क इज़ एक्सेप्टेबली लो। इस तरीके से हम ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं एज पर SA 530। थैंक यू।